हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग मंथली एग्जाम जो सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसे इस वीडियो में हम करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और कल के एग्जाम में एकदम फोड़ के आ जाइए सोशल साइंस में। चलिए जी शुरू से शुरू करते हैं। आज का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए पहला चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आएगा भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कहने का मतलब हो गया मेरे दोस्त सीढ़ी नुमा आकार की खेती बना करके किस राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में? उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में? उत्तराखंड। याद कर लीजिएगा, साथ साथ बोल लीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी दूसरा प्रश्न। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? बताइए सीमेंट जो आपके घर में सीमेंट बनता है उसका सबसे प्रमुख उद्योग कच्चा माल क्या है? बताओ बाबू। बॉक्साइड, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क है कि नहीं है जी? एल्युमिनियम का अयस्क है। और अगर बात कर लिया जाए लोहा, लोहा तो लोहा है। इससे लोहा को चूर करके तोड़ करके क्या बनाया जा सकता है? सीमेंट नहीं बनाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। पहले के मकानों में देखते होंगे, पहले के मकान में आपके दादा दादा से पूछेगा तो बताएंगे चूना पत्थर से ही पहले मकान बनता था और चूना चीनी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। हवेली कहाँ है? तो बीएसआर अड्डा बोर्ड एग्जाम पे। चलिए अगले सवाल। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? देखिए लोहा का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है? ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडार कहाँ है। तो भंडार की बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कितना प्रतिशत कोयला बनता है, उत्पादन होता है? 96% कोयला का उत्पादन होता है। दूसरा नंबर पे बात कर लिया जाए, दूसरा नंबर पे तो छत्तीसगढ़ आता है मेरे दोस्त। छत्तीसगढ़ आता है दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पर बात कर लिया जाए तो तीसरा नंबर पे आपका उड़ीसा आता है, जिस वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। तीसरा नंबर में उड़ीसा आता है। चौथा नंबर पे झारखंड आ जाता है बाबू, झारखंड। सॉरी, चौथा नंबर पे गोवा आता है और पांचवा नंबर पे झारखंड आता है। इसमें आप कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरह से सीक्वेंस। चलिए अगले सवाल की बात कर लिया जाए। देखिए लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो लोहा को। बात को पकड़िएगा मेरे दोस्त साथी, जो भी पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा और पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी समझ के साथ पढ़िएगा। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सर लोहा को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न। किस खनिज के उद्योग की जननी माना गया है? अभी बताए थे मेरे दोस्तों, किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? तो लोहा को ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो कहीं घूमने चले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? बोलो लोहा, बोलो लोहा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। इनमें से कौन सा आधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखिए आधात्विक का मतलब, आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? आधात्विक खनिज के बात करें मेरे दोस्तों तो जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो। जिसमें धातु की मात्रा हो या नहीं हो? तो सर नहीं हो। तो बताइए सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। आधात्विक की मात्रा पूछ रहा है तो सोना में धातु की मात्रा, चांदी में अभ्रक, ये हो जाएगा आधात्विक खनिज का उदाहरण। एक और उदाहरण की बात कर लिया जाए तो कोयला भी आ जाएगा बाबू, आधात्विक खनिज में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। आधात्विक खनिज, हाँ यहाँ से सवाल एक पूछता है कि बताइए आधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो आधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज का मतलब जिसमें कार्बन हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, पेट्रोलियम। और अकार्बनिक का मतलब हो गया अकार्बनिक का मतलब हो गया मेरे दोस्त कि जिसमें कोई मतलब कि कार्बन की मात्रा नहीं हो। तो अभ्रक, चूना पत्थर, ये सब आपका हो गया अकार्बनिक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। चलिए अगले सवाल की बात कर लिया जाए। छठा नंबर सवाल का बताइएगा आप लोग जवाब, कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा और बताइएगा
अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि सर मेरा इतना में इतना सही हुआ। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फोर बनेगा एक दिन टॉपर तुम, लेकिन मेहनत करते रहना है दोस्त। चलिए अगले सवाल की बात कर लिया जाए। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है मेरे दोस्त? तो चरक का संबंध भारत से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बोले तो चलो कहीं घूमने चले। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है बाबू, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना की बात कर लिया जाए, मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में। तो इसमें बरौनी और डिगबोई में कंफ्यूज चलते रहते हैं बच्चे को, तो मैं आपको बता दूं डिगबोई। तेल शोधक का कारखाना पूछे तो डिगबोई, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है? देखिए मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान जो है तृतीय है। भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान तीसरा है सर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पे रूस है और दूसरा पे शायद चीन है। शायद की बात कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है दोस्त। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की बात करें। अगला नंबर सवाल है यहाँ 10वां नंबर, मरुस्थलीय मृदा निम्न में से कहां पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा वैसे मृदा जिसमें मरा हुआ स्थल जहां पर कुछ नहीं होता है, ना गेहूं, धान, घास, पुआल, कुछ भी नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर सर? राजस्थान। राजस्थान में कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। एक नहीं लेके घूमने के लिए सोचते हैं आप लोग कि थार लेकर घूमे, तो थार लेने के लिए बाबू मेहनत करना पड़ेगा अभी से ही। चलिए अगले सवाल की बात कर ले। अगला नंबर सवाल है जी, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता या पारादीप? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सर अब बताइए, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं दोस्त, बताइए विशाखापट्टनम कहां है? विशाखापट्टनम कहां है? आपसे एक सवाल, राइट आंसर देने पर आपको मिलेगा इनाम। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, अब बताइए, या अन्य। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम मेरे दोस्त क्या है? रेगुर मृदा के नाम से भी जाने जाता है। रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए। काली मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा डी। चलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 की बात कर लिया जाए मेरे दोस्त, तो 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे मित्रों। आप लोगों को पूरी तरह से वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा समझते चलना है, आगे आगे एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम लगातार देखिए। आइए, एक प्रश्न है बाबू, बताइएगा निम्नलिखित में से किस खनिज को सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा में है? तो मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक कहां है जी? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे पूछेगा, यही सवाल को घुमा कर पूछेगा, तो बताइए मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो बताना है सर उड़ीसा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए अगले सवाल की बात कर लिया जाए। भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है मेरे दोस्तों? तो भारत में तांबा का कुल 125 करोड़ टन भंडार है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की बात कर ले। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल, बताइएगा इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण मतलब जिसमें लोहे की मात्रा हो। अब बताओ मेरे दोस्त, चूना पत्थर में लोहा? नहीं सर। बॉक्साइट में एल्युमिनियम बनता है? नहीं सर।
अभ्रक में तो कोई मतलब रहता ही नहीं है, लोहा और नहीं एल्युमिनियम, कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए फोर आओ कभी हवेली पे। चलिए अगले सवाल की बात कर लें। अगला सवाल है जी, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को क्या कहते हैं? मेढक के प्रजनन के नष्ट करने वाले रसायन को हम लोग एड्रीन नामक रसायन से जानते हैं। एड्रीन नामक रसायन है जो मेढक के प्रजनन को क्या करता है मेरे दोस्त, तो नष्ट करता है। चलिए अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र में संपदा? मतलब कहने का मतलब है, देखिए यहां पे समझिएगा कि कितना क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा कहते हैं। बात को समझिएगा। मान लेते हैं ये भारत की, दक्षिणी भारत की सीमा है मेरे दोस्त, तो कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। राजनीतिक क्षेत्र से यहां से अगर बात करें समुद्र के तट से कि कितना किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा क्षेत्र स्थित होता है, निहित होता है, तो 19.2 किलोमीटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 19.2। तो ऑप्शन नंबर कहां है जी? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। चलिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है मेरे दोस्तों? तो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, टंगस्टन का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं दोस्त? चलिए अगले नंबर सवाल की बात करते हैं। अगला नंबर सवाल है जी, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? भारत में वन का विस्तार कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार तो 20.60%। 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, किस खनिज के में भारत सुसंपन्न है? सुसंपन्न मतलब समझ रहे हैं ना कि कौन सा खनिज में भारत जो है संपन्न है? बताइए, सोना में, तांबा में, बताइए फटाफट से, लोहा में या चांदी में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लोहा में सुसंपन्न है। चलिए अगले सवाल की बात कर लें। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? पहले ही बता चुके हैं, काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक फेमस है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है जी? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काली मृदा दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। चलिए अगले सवाल की बात कर ले। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। झारखंड तो झारखंड में सबसे ज्यादा आप लोग सुने होंगे जरूर कि कोयला पाया जाता है, कोयला के सिवाय अभ्रक पाया जाता है। अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। लेकिन मेरे दोस्तों, अभ्रक का बिहार में सबसे अधिक मतलब भंडार कहाँ, किस जिले में देखने को मिलता है? तो वो है गया जिला। गया जिला में अभ्रक सबसे ज्यादा मिलती है। चलिए अगले सवाल, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? जादूगोड़ा या डिगबोई? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, जादूगोड़ा। चलिए अगले सवाल, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहले ही बता चुके हैं, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पहले ही बता चुके हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में, जैसे अनुच्छेद 19 में हम लोग को समानता, स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी आने जाने, बसने, रहने, सहने का अधिकार है, उस तरह से संविधान की धारा 21 में हम लोगों को जो मिला हुआ है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 60% बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 60% बिहार झारखंड में हो जाता है अभ्रक का उत्पादन।
चलिए 30 नंबर सवाल, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्या हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है मेरे दोस्त, विद्युत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला है सर, पेट्रोलियम है सर, प्राकृतिक गैस है, लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ लेते हैं, और ज्योग्राफी में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, देखिए खरीफ फसल पूछ रहा है, तो यहां ध्यान रखना कि खरीफ की बात करें ना मेरे दोस्त, तो बताइए खरीफ मतलब वर्षा ऋतु, जो फसल वर्षा ऋतु में लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, खरीफ फसल कहेंगे। बताइए गेहूं तो ठंडा में लगता है, सरसों ठंडा में लगता है, चावल मटर ठंडा में लगता है, लेकिन बात कर ले चावल की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो चावल हो जाएगा वर्षा ऋतु में, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C4 चलो कहीं घूमने चले। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, बताइए खरीफ फसल वर्षा ऋतु में, तो रबी फसल कौन सा ऋतु में मेरे दोस्त, तो रबी फसल सर शीत ऋतु में, रबी फसल कौन सा ऋतु में, शीत ऋतु में, तो रबी फसल शीत ऋतु की बात कर लिया जाए तो धान केला चाय नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर गेहूं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है, वन का सर्वाधिक विस्तार एमपी में है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, समझ लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन का विस्तार है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं जी फटाफट से, अगले सवाल, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है मेरे दोस्तों, तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए फटाफट से कर लेते हैं अब, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, गेहूं के उत्पादन में बात कर ले तो सर्वाधिक अभी गेहूं भारत में यूपी उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी यूपी नंबर 1 है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, अगला सवाल है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो चावल गेहूं के लिए कौन प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश, चावल के लिए बात करें तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चला राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, शीत ऋतु में लगने वाले फसल, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन मेरे दोस्त, चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, देखिए कहवा कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कहवा का उत्पादन कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले सवाल की बात कर लें, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र जानते हैं महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्या है पठार पाया जा रहा है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बीबीआई है इंपोर्टेंट लगा देते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है बाबू कि महाराष्ट्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 2-4-10 सवाल और देख लेते हैं भाई और ज्योग्राफी से, उसके बाद ज्योग्राफी का टेंशन आप लोग का फ्री। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उत्तर भारत का गन्ना उत्पादन के लिए बात करें तो हरियाणा उत्तर भारत में है जी, पश्चिम बंगाल तो पूर्वी भारत में है, पंजाब की बात करें तो पंजाब तो भारत का ये वाला भाग में है जी, यानी पश्चिम भाग में है, तो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश ही हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसी को डाउट है तो आओ कभी हवेली पे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, मूंगफली, अरे बाबू रे बाबू मूंगफली, तो मूंगफली की बात कर ले तो गुजरात सर्वाधिक फेमस है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चलो नर जी कहीं घूम के आते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य की बात कर ले मेरे दोस्तों तो कौन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक और बात बताए थे, कपास भी सर्वाधिक होती है।
सर्वाधिक कपास की खेती भी होती है। तो कपास के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र हो गया। और आपका बात करें गन्ना, दक्षिण भारत अगर लगा के गन्ना पूछे तो हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के लिए यूपी, उत्तर भारत के लिए यूपी। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चे लोगों का। अगला, भारत में कितनी आबादी कृषि कार्य में जुड़ी हुई है? भारत का कितने आबादी कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है? तो बताइए भारत का कितनी आबादी की बात करें मेरे दोस्तों, तो भारत का 2/3, 3 में से 2 भाग। देखिए 2/3 का मतलब क्या हो गया? 3 में से 2 भाग कृषि से जुड़ा हुआ है। 3 में से 2 भाग किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? देखिए कृषि को प्रभावित कौन कौन कर सकता है? तो कृषि मतलब खेती को तापमान कर सकता है। ज्यादा तापमान हो जाएगा फसल जल जाएगा, नमी ज्यादा नहीं रहेगा तो फसल खराब हो सकता है, मृदा के बिना तो संभव ही नहीं है फसल। तो कह रहा है कि कौन नहीं है? नहीं को नहीं देखने की गलती नहीं करनी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से वही C4 चेन्नई। पौधे के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? देखिए जब भी आप कोई पौधा बोते हैं तो खेत में देखते होंगे, देहात में जाते होंगे तो, या गांव में आप रहते होंगे तो, कि खेत में नमी देखा जाता है। नमी कितना है? तो कम से कम कितना? 6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। 6 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है जी? तो रबर की खेती किस राज्य में की जाती है मेरे दोस्तों? तो रबर की खेती की बात कर लिया जाए तो केरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रबर की खेती केरल राज्य में की जाती है, हम बताए थे ना दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। 18 नंबर सवाल, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, कहने का मतलब है, सबसे पहले बात समझिए, स्थानांतरित का मतलब क्या हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेरे दोस्तों झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। ये झूम की खेती क्या होती है? तो यह आदिवासियों द्वारा किया जाता है, आदिवासी द्वारा किया जाता है मेरे दोस्त, जिसमें जंगल को काट करके मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, और खेती की जाती है। जंगल को काट करके खेती की जाती है, और खेती करने के बाद ऐसे, और उस जमीन को वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाता है। यही प्रणाली, यही सिस्टम को झूम की खेती के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए झारखंड में स्थानांतरित मतलब वही उसी प्रकार के कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुवा। कुरुवा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। कुरुवा कहा जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वो समझो 2025 में छपल है, वो कोई नहीं रोकने वाला है। चलिए अगले सवाल की बात कर ले। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि 14 करोड़ हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड एक बेहतर सा कमेंट करें। जो भी 2 सवाल छोड़े हैं उसे कमेंट में जरूर उसका आंसर बताएं। तो चलिए मेरे मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।